नमस्कार, मैं हूं शिवानी। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। लोगों का निजी डेटा जिस तरह सोशल मीडिया अपने निजता पॉलिसी के तहत हड़प रहा है, वो चिंता का विषय है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिससे कि निजी जानकारी की सुरक्षा बनी रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी मामले की सुनवाई करते हुए इस याचिका पर नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में केंद्र सरकार व्हाट्सएप और फेसबुक से जवाब दाखिल करने को कहा है। सीजीआई ने कहा, लोगों को गोपनीयता के नुकसान की गंभीर आशंका है। सीजीआई ने सख्त लहजे में कहा कि लोगों की निजता आपके पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा है कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाएं हैं। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई कानून नहीं है। श्याम दीवान ने कहा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत के लिए अलग नहीं हो सकती। सरकार को व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं करने के आदेश देना चाहिए। चीफ जस्टिस बोबडे, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच ने एक स्वर में कहा कि मिस्टर दीवान की दलील से हम प्रभावित हैं। ऐसा कानून प्रभाव में लाना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि लोगों की गोपनीयता के नुकसान की गंभीर आशंका है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राइवेसी के साथ ही कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये देश के लोगों का अधिकार है। व्हाट्सएप की तरफ से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि पॉलिसी से प्राइवेसी को लेकर कोई खतरा नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। सीजीआई ने कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप को डाटा शेयरिंग को लेकर अपनी पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूरोप की तुलना में भारत में प्राइवेसी स्टैंडर्ड गिराए जाने के आरोपों पर व्हाट्सएप से जवाब मांगा। व्हाट्सएप ने इस पर कहा कि यूरोप में प्राइवेसी को लेकर खास कानून है। अगर भारत में भी वैसे ही कानून हो तो हम उसका भी पालन करेंगे। व्हाट्सएप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। ये पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था। राज्यसभा में IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे, फिर वो ट्विटर हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस केरल में उनकी मां से मिलाने के लिए कप्पन को ले जाएगी। इस दौरान कप्पन को रिश्तेदारों, डॉक्टरों और करीबी परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी से बात करने की इजाजत नहीं होगी। पहले भी बीमार मां से मिलने के लिए जमानत की गुहार लगाई गई थी, लेकिन तब मंजूरी नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सशर्त जमानत दे दी है। ये जमानत सिद्दीकी कप्पन की मां के स्वास्थ्य के आधार पर दी गई है। दरअसल मां के स्वास्थ्य के आधार पर सिद्दीकी कप्पन ने जमानत की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की जमानत दे दी है, लेकिन इन 5 दिनों तक उन्हें पुलिस की सुरक्षा में ही रहना होगा। इस दौरान कप्पन को रिश्तेदारों, डॉक्टरों और करीबी परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी से बात करने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सिद्दीकी कप्पन पर सोशल मीडिया समेत तमाम मीडिया को कोई भी साक्षात्कार देने से रोक लगाई है। इन 5 दिनों में वो न तो मीडिया में और न ही सोशल मीडिया पर कोई बयान जारी कर सकेंगे।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वो रिश्तेदारों, डॉक्टरों और परिवार के करीबी सदस्यों को छोड़कर जनता से नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो केवल डॉक्टर और अपने परिवार से ही मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी से भी मुलाकात करने की इजाजत उन्हें नहीं दी जाएगी। 5 दिन बाद वो वापस जेल में रिपोर्ट करेंगे। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि यूपी पुलिस की सुरक्षा में केरल पुलिस सहयोग करेगी। सिद्दीकी कप्पन 4 महीनों से उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में बंद हैं। पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में कप्पन को हाथरस कांड के बाद यहां जाते समय गिरफ्तार किया गया था। वहीं सिद्दीकी की जमानत की मांग पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि केरल में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें 5 दिन के लिए जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि केरल में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर गंभीर मामला है। वो पीएफआई के एक्टिव सदस्य हैं। पैसों का मनी ट्रेल पता करना है। कुछ पोस्टर की भी जांच की जा रही है। ऐसे अभी जमानत देने का आधार नहीं है। यूपी सरकार ने कहा सिद्दीकी कप्पन से जुड़े लोग केरल में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देश की सुरक्षा से बढ़कर मां का स्वास्थ्य या फिर कोई और बड़ा आधार नहीं हो सकता। देश की सुरक्षा सबसे पहले है। कप्पन को यूपी पुलिस ने पिछले साल 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी KUWG के अनुसार वो हाथरस पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए जा रहा था जब उसे पुलिस द्वारा उठाया गया और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आरोप लगाया गया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कप्पन को जमानत दे दी है। सिद्दीकी कप्पन पिछले 4 महीनों से उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और शीर्ष अदालत के बेंचों के फिक्सिंग जैसे मामलों में फंसाने की बड़ी साजिश की स्वतः संज्ञान से शुरू की गई जांच को बंद करने का फैसला किया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लगभग 2 साल बीत चुके हैं और जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। कोर्ट ने मामले को बंद करते हुए कहा कि अंदरूनी जांच पहले ही हो चुकी है और वर्तमान सीजीआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पैनल ने पहले ही पूर्व सीजेआई को दोष मुक्त करार दिया था। पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई पर क्या यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना किसी साजिश का हिस्सा था? क्या ये सब बेंच फिक्सिंग के लिए किया गया? सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की जांच कर रहा था जिसकी सुनवाई अब बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में खुद के नोटिस या स्वतः संज्ञान पर शुरू की गई थी। अदालत ने कहा कि पूर्व जस्टिस AK पटनायक की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह केस बंद कर दिया जा रहा है। उन्हें साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस AK पटनायक को बड़ी साजिश के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। जस्टिस पटनायक अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। कोर्ट ने कहा था कि ये पैनल जस्टिस गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। दरअसल वकील उत्सव बैंस ने आरोप लगाया था कि सीजीआई जस्टिस गोगोई को फंसाने की साजिश रची गई थी और ये सब कुछ कॉर्पोरेट ने किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने कहा कि केस को 2 साल बीत चुके हैं, ऐसे में साजिश की जांच के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत कम रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल जस्टिस गोगोई ने सीजीआई रहते हुए कुछ कड़े फैसले किए जो साजिश को बल देते हैं। रिपोर्ट में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट का हवाला भी है। इसमें बताया गया कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC को आगे बढ़ाने की वजह से कई लोग जस्टिस गोगोई से नाखुश थे। इस मामले की अंतिम सुनवाई 25 अप्रैल 2019 को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने की थी। तब अदालत ने इसकी जांच करने का फैसला किया था कि यह आरोप सीजीआई और कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की साजिश तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये महिला 2018 में जस्टिस गोगोई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। महिला का दावा था कि बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया था। महिला ने अपने हलफनामे की कॉपी 22 जजेस को भेजी थी। इसी आधार पर 4 वेब पोर्टल्स ने चीफ जस्टिस के बारे में खबर प्रकाशित की। अप्रैल 2019 में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ की शक्ति पराम्बा श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर की ओर से ये मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर किया गया है। यहां देवी श्रृंगार गौरी की ओर से वकील रंजना अग्निहोत्री, जम्मू कश्मीर के अंकुश शर्मा, जितेंद्र सिंह सहित कई वादी हैं। याचिका में धर्मस्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बताया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने के वकील हरिशंकर जैन के मुताबिक याचिका में भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और ट्रस्ट ऑफ काशी विश्वनाथ मंदिर को भी पक्षकार बनाया गया है। वाराणसी में सिविल सीनियर जज के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर की मुख्य गद्दी पर अनुष्ठान की बहाली की मांग की गई है। मुकदमा मां गौरी के अगले मित्र के रूप में रंजना अग्निहोत्री और 9 अन्य लोगों ने दायर किया है। वादकारियों ने दावा किया है कि वो भगवान शिव के भक्त और उपासक हैं। मुकदमे में गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य, डीएम वाराणसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन समिति, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और न्यासी बोर्ड काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि देवी गौरी, भगवान हनुमान, भगवान गणेश जी, नंद जी और भगवान विश्वेश्वर के भक्तों को विवादित क्षेत्र में दर्शन, पूजन और अनुष्ठान का अधिकार दिया जाए। याचिका में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म के अनुसार पूजा और अनुष्ठान का मौलिक अधिकार है और 26 जनवरी 1950 से पहले खड़ी की गई कोई भी बाधा अनुच्छेद 13(1) के आधार पर शून्य हो जाती है। याचिका में कहा गया, एक मूर्ति पूजक अपनी पूजा को पूरा नहीं कर सकता है और पूजा की वस्तु के बिना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। पूजा करने में खड़ी की गई कोई भी बाधा भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के अधिकार से वंचित किए जाने जैसा है। इसके अलावा वादी ने दावा किया कि 1669 में औरंगजेब के आदेशों से प्राचीन मंदिर को अपवित्र और क्षतिग्रस्त किया गया था। याचिका में कहा गया, ये ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है कि 1585 में अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने, जो कि जौनपुर के गवर्नर थे, ने भगवान शिव मंदिर को अपने मूल स्थान पर पुनर्स्थापित किया था और पुनर्निर्माण कराया था, जिसमें एक केंद्रीय गर्भगृह था जो 8 मंडप और पवेलियनों से घिरा हुआ था, जिसे पुराने मंदिर के रूप में जाना जाता है। याचिका में दावा करते हैं कि पुराणों के अनुसार देवी गौरी की पूजा भगवान विश्वनाथ की पूजा का फल प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा वादी की ओर से तर्क दिया गया कि भक्त विवादित स्थान पर पूजा करते रहे हैं, जिसे 1990 में मुस्लिमों को खुश करने यूपी सरकार ने अयोध्या आंदोलन के दौर में बंद करा दिया। याचिका में कहा गया कि श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और अन्य सहयोगी देवताओं की मूर्तियां उसी परिसर में हैं। इस दलील को नकारते हुए कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की याचिका में कहा गया कि ना तो मुगल शासन के दौरान लिखी गई ऐतिहासिक किताबों और न ही मुस्लिम इतिहासकारों ने कभी ये दावा किया कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किसी वक्फ का निर्माण किया या मुस्लिम समुदाय के सदस्य या शासक ने ऐसी संपत्ति वक्फ को समर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर के महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक ओपन कोर्ट में ये फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। कोर्ट ने कहा कि भले ही अकबर प्रतिष्ठा का व्यक्ति हैं, फिर भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न करने वाला हो सकता है। महिलाओं को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पत्रकार प्रिया रमानी ने MJ अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। MJ अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ ये कहते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि प्रिया रमानी ने मी टू कैंपेन के दौरान किए गए ट्वीट से उनकी मानहानि हुई है। दिल्ली की एक अदालत से पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर को तगड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। अकबर की याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि सालों बाद भी महिला आवाज उठा सकती है और ये उसका हक है। प्रिया रमानी के खिलाफ दाखिल किया था
उसमें आज वर्डिक्ट आ गया है और जज साहब ने वो मुकदमा को खारिज किया है। प्रिया रमानी को एक्विट किया गया है और इस बेसिस पे उनको बरी किया गया है कि जो उन्होंने डिफेंस प्लीड किया था सच्चाई का, कि मैंने जो भी कहा था वो सच था, वो डिफेंस कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और कोर्ट ने कहा है कि वो डिफेंस बिल्कुल सही है और वो प्रिया रमानी की जो बात जो उन्होंने आके कोर्ट में कही थी शपथ लेके, वो बात बिल्कुल ठीक है और उनको कोई शक नहीं है कि वो झूठ कि वो सच बोल रही है। Harassment has got the attention it deserves, despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my two witnesses, Ghazala Wahab and Nilofer Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict. I thank my lawyers, Rebecca John and our amazing team, who believed in me and in the wider cause. कोर्ट ने कहा भले ही अकबर प्रतिष्ठा के व्यक्ति हैं, फिर भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न करने वाला हो सकता है। महिलाओं को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। कोर्ट ने कार्यस्थल पर व्यवस्थित दुरुपयोग पर भी ध्यान दिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशा निर्देश घटना के समय प्रभावी नहीं थे। समाज को यौन उत्पीड़न और उसके पीड़ितों पर उत्पीड़न के प्रभाव को समझना चाहिए। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने अदालत से कहा था कि ट्विटर अकाउंट मिटाने को लेकर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एक और आपराधिक मामला बन सकता है। साथ ही अकबर के वकील ने दावा किया कि रमानी के इस ट्वीट अकाउंट में प्राथमिक साक्ष्य थे। अकबर के वकील ने अदालत से कहा था कि रमानी ने अपने सभी ट्वीट के साथ अपना ट्विटर अकाउंट मिटा दिया है। उन्होंने न्याय में अवरोध डालने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। अकबर ने अदालत से कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा को पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा ठेस पहुंचाई गई। रमानी ने दशकों पूर्व हुए कथित यौन दुर्व्यवहार को लेकर सबसे पहले उन पर आरोप लगाकर दूसरों को उकसाया। अकबर रमानी की उस दलील पर जवाब दे रहे थे कि वो अकेली नहीं है, बल्कि कई महिला पत्रकारों ने उन पर यौन दुराचार का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके विरुद्ध ही मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अकबर ने उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को शिकायत दायर की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए ये कहते हुए टाल दिया था क्योंकि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है। रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली मीटू मुहिम के तहत अकबर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। हालांकि अकबर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी आरोपियों को राहत नहीं मिली है। जिन आरोपियों पर UAPA के तहत केस दर्ज हुआ था, उसमें दिल्ली कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी है। इन आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट में कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आपराधिक साजिश, हत्या, दंगा, राजद्रोह, गैरकानूनी तरीके से भीड़ एकत्र करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं जोड़ी गई हैं। इन पर धर्म, भाषा और जाति के आधार पर लोगों के बीच बैर बढ़ाने का भी आरोप है। 9 जनवरी को हुई सुनवाई में कई आरोपियों ने अदालत के सामने दावा किया था कि आदेश के बावजूद जेल में उन्हें चार्जशीट तक पहुंच नहीं दी गई। वहीं कुछ आरोपियों ने दावा किया था कि चार्जशीट पढ़ने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत अन्य की न्यायिक की हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ये सभी आरोपी आतंकवाद विरोधक कानून यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या UAPA के प्रावधानों के तहत जेल में बंद हैं। इससे पहले भी CAA को लेकर दिल्ली में दंगों की साजिश रचने के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिमांड अदालत बढ़ा चुकी है। दोनों आरोपी JNU के पूर्व छात्र रह चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए तत्कालीन विरोध प्रदर्शन के दौरान 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दिल्ली को दहलाने वाले इन दंगाइयों ने कानून तोड़ने की सारी हदें पार कर दी थी, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। वहीं करीब 200 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे।
पिछले साल सितंबर में पिंजरा तोड़ की सदस्य और जेएनयू की छात्रा देवांगना कलिता और नताशा नरवाल जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया है। चार्जशीट में शामिल अन्य लोगों में पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा जरगर, मिरान हैदर और शिफा उर रहमान, आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं। इसके अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के ही छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित रूप से बड़ी साजिश से संबंधित एक मामले में नवंबर में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 को और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप शामिल हैं। आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न अपराधों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में एफआईआर 59A की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पुलिस को आरोपी व्यक्तियों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने एफआईआर 59A की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। एफआईआर में नामजद 18 आरोपियों में से सफूरा जरगर और फैजान खान फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। हालांकि अन्य आरोपी व्यक्ति अभी भी हिरासत में हैं। सभी आरोपियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई 1 मार्च 2021 को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।